हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि रिवॉल्यूशन यानी क्रांतिकारी आंदोलन जो था, इसमें हथियार का आना जरूरी हो गया था। क्योंकि एक टाइम पे लोग सोचते थे कि यार अब अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो शायद ब्रिटिशर्स डरेंगे नहीं और हमारे देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने हथियार उठाए और जाके सामना किया। तो जिसमें से हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया किस प्रकार बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे। चाफेकर्स ब्रदर के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, फिर हमने वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में पढ़ा, अभिनव भारत मिशन के बारे में देखा। तो इस प्रकार कई सारी चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। और आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल के अंदर किस प्रकार हुआ और साथ ही में क्या क्या इनकी जो थी ना एक तरीके से मिशन था, ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही में आप जो भी टॉपिक सर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप डायरेक्टली सर्च कर लोगे तो आपको वीडियो देखने मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं और प्लेलिस्ट भी अपडेट हो चुका है। तो जहां से आप देखना चाहते हो वहां से पढ़ लो। हमारे वीडियोस हर जगह अवेलेबल है। आप भी बस आपको क्या करना है कि सर्च बार में जाके जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक्स, जो भी लेक्चर पढ़ना है टाइप कर दो, आ जाएगा हमारा वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना और अच्छे मार्क्स लेके आते रहना। सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, हेडिंग जो है हमारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, अब ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है क्या, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल। जैसे कि आज आप जानते हो आज के दिन में हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो उस टाइम पे बंगाल के अंदर क्या होता है कि जैसे ही बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल का जब पार्टीशन कर दिया गया था, तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था ब्रिटिश अंपायर के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। एंड बहुत सारे लोकल रिबेल्स लोग यानी बागी हो गए थे लोग, इस तरह हमें बदला लेना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश के खिलाफ ये करना है, आंदोलन करना है। तो इस प्रकार से कई सारे लोग जो है सामने आ रहे थे और ब्रिटिश को कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल जमाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ रहे थे। साथ ही में अलग अलग मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रकार से कई सारी चीज जो है नॉर्मली सोचा जा रहा था। तो जब बंगाल का जब टाइम था तो उसमें एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्रिएट किया गया था। एंड वो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दोस्तों अनुशीलन समिति। ठीक है, वो बंगाल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अब ये है क्या, अनुशीलन समिति। ठीक है, तो अनुशीलन समिति एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके जो मेन व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, अब बरिंद्र कुमार घोष कौन थे, आपको याद होगा, बरिंद्र कुमार घोष ये कौन थे, इस अनुशीलन समिति के हेड व्यक्ति थे। लेकिन ये एक्चुअल में ब्रदर थे किसके, ठीक है, ये किसके ब्रदर थे दोस्तों, ये औरोबिंदो घोष के ब्रदर थे। ठीक है, औरोबिंदो घोष के वो क्या थे, ब्रदर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनुशीलन समिति के हेड बरिंद्र कुमार घोष जो कि भाई थे औरोबिंदो घोष के, और जो मेन गाइडेंस जो मिलता था वो औरोबिंदो घोष द्वारा ही मिलता था। भले ही वो उसमें हेड नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जो गाइडेंस था वो इस समिति के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता था। और इस अनुशीलन समिति के अंदर लगभग 500 से भी ज्यादा ब्रांचेस थे अलग अलग जगह पे अगर हम बात करें। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा गाइडेंस उनको औरोबिंदो घोष द्वारा मिलता था। और ये अनुशीलन समिति का अगर हम बात करें, इसका एक बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था मनिकतला। ठीक है, मनिकतला जो कि कोलकाता में ही आता है, ये भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, मनिकतला कोलकाता के अंदर क्या था, इनका ये जो समिति था कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता के अंदर क्या, एक बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। अब ये क्या होता है, बॉम्ब मैन्युफैक्चर यानी बॉम्ब बनाने वाला। तो आप जानते हैं दोस्तों उस टाइम पे हथियार बॉम्ब वगैरह का बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि किस प्रकार हम ब्रिटिश के खिलाफ कुछ ना कुछ करें। तो ये जो अनुशीलन समिति था उसका एक बॉम्ब बनाने का सेंटर भी था। अब यहां पे क्या हुआ, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों यहां पे 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। क्या मैं बोल रहा हूं दोस्तों, खुदीराम बोस, इनका तो नाम सुना भी होगा आपने, एंड प्रफुल्ल चकी। ठीक है ना,
प्रफुल्ल चक्की, ये दो व्यक्ति थे। 1908 के दौरान इन दोनों व्यक्ति ने क्या किया, एक बॉम्ब लिया और बॉम्ब को लेके यहां पे एक व्हीकल के ऊपर फेंका, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था वो व्हीकल के अंदर एक जज बैठा है, क्योंकि उनका मंशा ये था कि वो जज को मैं मारूंगा, क्योंकि वो जज जो था जिसका नाम था दोस्तों किंग्सफोर्ड, ठीक है ना, वो जज जो था, एक जज को मारने की कोशिश की गई थी जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो कोशिश की गई थी वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने 1908 में जो व्हीकल, जो गाड़ी के ऊपर बॉम्ब फेंका था, उन्होंने ये सोचा था कि ये किंग्सफोर्ड जो जज है वो उस गाड़ी में बैठा था, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। वो उस गाड़ी में जो है नहीं बैठा था, किंग्सफोर्ड जो है उस गाड़ी में नहीं बैठा था, बल्कि उसके जगह पे दो महिलाएं बैठी थी और उसी बॉम्ब अटैक में दो महिलाएं की मृत्यु हो गई, ठीक है। 2 फीमेल्स विमेन जो थी वहां पे उनकी मौत हो गई। तो प्रफुल्ल चक्की ने जब देखा कि यार ये जो किंग्सफोर्ड है उसको हम मार नहीं पाए और उसके जगह पे दूसरे लोग की मौत हो गई, तो यहां पे उन्होंने सोचा कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें पूछताछ की जाएगी और हो सकता है ये जो अनुशीलन समिति जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सामने आ जाएगा। तो प्रफुल्ल चक्की ने क्या किया, खुद को ही उड़ा दिया, क्योंकि यार हम अगर किसी कब्जे में आ जाएंगे तो हमें मजबूरी में वो लोग टॉर्चर करके हमसे सच्चाई उगलवा सकते हैं, करेक्ट, ऐसा लोगों का मानना था। तो उस टाइम पे प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को ही उड़ा दिया, अपने आप को ही खत्म कर दिया बुलेट से, और जो ताकि वो ब्रिटिश के हाथ में ना आ पाए। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था खुदीराम बोस, वो क्या हो गए, पकड़े गए। अब प्रफुल्ल चक्की ने तो खुद को मार दिया, लेकिन ये खुदीराम बोस अपने आप को नहीं मार पाए और वो ब्रिटिश लोग के हाथ में लग गए और ब्रिटिश लोगों ने उन्होंने पकड़ लिया और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अनुशीलन समिति का जो है नाम सामने आ गया, और ये जब ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चला कि इसमें अनुशीलन समिति का हाथ है, तो साथ ही में यहां पे उन्होंने जो जो मेंबर्स, जो जो व्यक्ति अनुशीलन समिति से ताल्लुक रखता है, उन सभी व्यक्ति को गिरफ्तार करना शुरू किया। और जिसमें से औरोबिंदो जो घोष थे, ठीक है ना, जो कि प्रॉपर लीडर नहीं थे उसके अंदर, ठीक है ना, बस गाइडेंस देते थे, लेकिन फिर भी उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये सब चीज हो गया। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्होंने अपना पक्ष रखा, तो ये सामने आया कि मेरा कोई लिंक नहीं है बाबा, क्योंकि मैं तो हेड नहीं हूं ना, तो मेरा कोई लिंक नहीं है। इस प्रकार से जब चीजें जब हुई तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला, ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चला कि बहुत ज्यादा कोई लिंक नहीं है इसका, तो औरोबिंदो घोष को ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स थे अनुशीलन समिति को, उन सबको लंबी लंबी सजा, उम्र कैद की सजा, इस प्रकार की सजा जो है बड़े बड़े टाइम तक सजा सुना दी गई थी। फिर रश बिहारी बोस और एक सचिंद्र नाथ सन्याल थे, इन्होंने अपना जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ाया, और खासकर बंगाल के बाहर भी इसका जो नेटवर्क है बढ़ाया। और साथ में ये जो रिवॉल्यूशनरी वर्क था, ये जो क्रांतिकारी जो वर्क था ना, ये पूरे इंडिया में वो फैला रहे थे, बंगाल के बाहर भी फैला रहे थे, जैसे कि अलग अलग स्टेट, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस प्रकार के अलग अलग स्टेट में भी वो अपना क्रांतिकारी जो चीजें हैं वो फैला रहे थे, ताकि लोगों के अंदर वो चीज आ सके। एंड साथ ही में रश बिहारी बोस और उनके साथ में कुछ एसोसिएट, जो उनके जो साथ में साथी लोग थे, मेंबर लोग थे, उन्होंने एक तरीके से बॉम्ब का एक कोशिश किया, बॉम्ब फेंकने की। किसके ऊपर? एक विसरॉय थे, वाइसरॉय जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉर्ड हैंडिंगे, ठीक है ना, एक व्यक्ति थे, ऑफिसर, एक ऑफिसर व्यक्ति थे लॉर्ड हैंडिंगे, जो कि वाइसरॉय पोजीशन जो होता है ना, वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय पोजीशन पे थे। तो लॉर्ड हैंडिंगे के ऊपर बॉम्ब उन्होंने फेंकने की कोशिश की और फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यानी कि ये जो लॉर्ड हैंडिंगे था वो बच के निकल गया, मतलब बॉम्ब फेंका गया लेकिन बच के निकल दिया। और ये जो रिवॉल्यूशनरी वर्क जो कैरी हो रहा था, ये मद्रास प्रोविंस तक चला गया, मद्रास तक चला गया। एंड एक वंशी अय्यर जो थे, एक और क्रांतिकारी व्यक्ति थे वंशी अय्यर, ठीक है ना, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था ऐश, ठीक है ना, एक ऐश नाम के ब्रिटिश ऑफिसर्स को विंची अय्यर ने मार गिराया, ठीक है ना, और बाद में खुद को भी उन्होंने उड़ा दिया ताकि मैं ब्रिटिश के कब्जे में ना आ पाऊं। तो उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मार गिराया। तो इस प्रकार से चीजें होती थी दोस्तों पुराने जमाने में। एक एक हिंदुस्तानी, एक एक जो रिवॉल्यूशनरी आदमी था, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब जाके आज हम लोग स्वतंत्र हुए हैं दोस्तों। ये जो ब्रिटिश ऑफिसर, जो क्रूएल ब्रिटिश ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो बोलते हैं ना हम लोग निर्दयी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनके अंदर वाकई में कुछ दया और करुणा नहीं था, वो बस चीज़ें ऐसे ही करते थे और ब्रिटिश को, अपने इंडिया वाले को गुलाम बना के रखना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा है, लेकिन उसके बदले में खुद को भी उन्होंने मारना पड़ा, या फिर उनको ब्रिटिश ने सजा दे दी, फांसी दे दी। इस प्रकार से चीज़ें हुआ। अब आते हैं हम लोग हमारे आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसका नाम है इंडिया हाउस, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है हमारे आज का, तो इसको भी देख लो, फिर हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम है इंडिया हाउस। तो अब ये इंडिया हाउस है क्या एग्जैक्टली? तो इंडिया हाउस की बात करें कि जो रिवॉल्यूशनरी वर्क था, ये जो क्रांतिकारी का जो आंदोलन चल रहा था, ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में फैल चुका था, ठीक है। और ये जो पूरे इंडिया में फैला था, तो इस चीज को हेल्प करने के लिए जो बाहर देश के भी जो इंडियंस बसे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियन थे जो बाहर देश जाके बस चुके थे, जैसे कोई इंग्लैंड में चला गया था, कोई ऐसे अलग अलग कंट्रीज में जाके बस गया था, तो ये
जो बाहर देश के इंडिया वाले रिवॉल्यूशनरी थे, भले बाहर देश रहते थे लेकिन है तो हिंदुस्तानी ना, तो यार खून तो हिंदुस्तानी रहेगा तो रिवॉल्यूशनरी तो वो भी रहेंगे। तो ऐसे जो बाहर देश के इंडियन जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे उन्होंने इस आंदोलन को बाहर से ही सपोर्ट करना शुरू किया। और यहां पे इंडिया हाउस जो कि लंदन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है इस चीज के लिए, तो उसमें पंडित श्यामजी कृष्णा वर्मा जो कि एक इंडियन पैट्रियोट थे, ठीक है ना, बोलते हैं देशभक्त बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो देशभक्त थे, उन्होंने इंडियन हाउस की शुरुआत की। और यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया जितने भी इंडियन यूथ रहेंगे, जो यंग लड़के रहेंगे, जो बाहर जाके देश में पढ़ना चाहते हैं, एक हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो जाके ले सकते हैं। तो एक उन्होंने क्या बनाया, इंडिया हाउस ये बनाया कि सो दैट यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसमें यूथ लोग को स्कॉलरशिप्स दिए जाने लगे कि यार आप भी जाके बाहर देश पढ़ सकते हो, इंग्लैंड जैसे कंट्री में जाके हायर एजुकेशन पढ़ सकते हैं। और उसी स्कॉलरशिप का फायदा उठाया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम शायद आप जानते होंगे, वी सावरकर, ठीक है, वी सावरकर, कॉमनली वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाते हैं ये, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे, ठीक है ना, इनको भी ये स्कॉलरशिप मिला था और वो इंग्लैंड में हायर एजुकेशन के लिए गए थे। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैडम कामा, इन्होंने इंडिया के इश्यूज के ऊपर बहुत सारे मुद्दे उठाए थे इंडिया के आज़ादी के लिए, भले ही वो ब्रिटिशर थी लेकिन जो मैडम कामा थी उन्होंने इंडिया के आज़ादी के मुद्दे के ऊपर जर्मनी के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आवाज़ उठाई थी, मुद्दा जो बोलते हैं ना हम लोग, एक थॉट प्रोसेस उठाया था कि क्यों इंडिया को आज़ादी नहीं दी जा रही है, इस प्रकार से चीज़ें की जा रही थी। और साथ ही में उन्होंने जो इंडिया का फ्लैग है उसको भी अनफ्लर्ड किया था। और बाद में बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी और उनके साथी लोग यहाँ पे आए थे। और एक इंडिया हाउस में एक जो यूथ थे जिनका नाम था दोस्तों यहाँ पे मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा ने उन्होंने एक ब्रिटिशर ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था कर्जन वाइली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कर्जन वाइली करके एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ये कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को हमारे एक इंडिया हाउस के यूथ ने मार दिया, ठीक है ना। इंडिया यूथ का एक लड़का था, यूथ का एक मेंबर था जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था? मदन लाल ढींगरा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो इंडिया यूथ का जो लीडर था मदन लाल ढींगरा, इन्होंने इस ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था कर्जन वाइली, इसको मार गिराया। एंड बाद में जब ब्रिटिशर ऑफिसर्स ने जब इस इंडिया यूथ के मदन लाल ढींगरा को पकड़ लिया तो उसको फांसी की सजा सुना दी गई। यानी कि सोचो एक इंसानों ने, एक इंडियंस ने किस प्रकार ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा है, तो उनको भी खुद को भी बदले में अपनी जान देनी पड़ी है, किसी को फांसी के तौर पे तो किसी को खुद को मार के। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें जो है इस आंदोलन के अंदर, ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था ये हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे और चीजें दोस्तों जो हमें पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं और आपके लिए अगला लेक्चर नंबर 3 जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गदर मूवमेंट, एक वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट गदर मूवमेंट है। फिर उसके आगे के चैप्टर्स में हम लोग भगत सिंह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगी जो आपको शायद नहीं पता होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन जल्द हाजिर होगा आपके सामने नए लेक्चर वीडियो के साथ। तो आप लोग को प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो और बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कितनी नई नई चीजें हमने आज पता की है इस चैप्टर के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू। तो प्लीज शेयर कर देना। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।